नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज सागर। तो चलिए आज हम बात करते हैं द्विघात समीकरण का। गणित का एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसका आज हम बात कर लेते हैं, जिसका अंग्रेजी नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण की बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कर लीजिए। और हाँ, आप यहाँ इस मैथमेटिक्स चैनल में जितना भी है गणित संबंधित फार्मूला, हिसाब, चैप्टर सभी को पाएंगे और सरल विधि में पाएंगे। इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो का लिंक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके। तो चलिए हम द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, उसको पहले लिखते हैं। मानक रूप को आप में से बहुत सारे बच्चे इसे जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी आज हम बता देते हैं, क्योंकि हम कुछ भी बताते हैं ना तो सबसे पहले उसका बेसिक बातें बतलाते हैं। और बेसिक जब आपको पकड़ आ जाए ना तो कितना भी भारी हिसाब क्यों ना हो, आप चंद पलकों में हल कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम बेसिक जानेंगे द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण में क्या सूत्र होते हैं, उस पर कैसे हिसाब बनाया जाता है, सारी बातों को आज क्लियर कर लेंगे। इसलिए धैर्य के साथ वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो को देखें। देखिए, मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है? ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप क्या लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहां जो x है ना, ये x क्या है? x एक वेरिएबल है, यानी x एक चर राशि है। क्या है? जहां x एक चर राशि है, चर राशि है। x एक क्या है? चर राशि है, वेरिएबल है, चर राशि है। ठीक है, यानी x इज वेरिएबल। x एक क्या है? चर राशि है। उसके बाद ये तो चर है, लेकिन a, v और c क्या है? एक अचर राशि है, एक अचर राशि है। अचर का अंग्रेजी होता है नॉन वेरिएबल, NONVARIABLE। तो सबसे पहले आप ये जानिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यानी 0। अब देखिए, ये जो है ना ax² प्लस bx प्लस c, इसमें x जो आप देख रहे हैं, ये x ये क्या है? एक चर राशि है, एक चर पद है। यानी चर को अंग्रेजी में हम कहते हैं वेरिएबल। और a, b व c, a, b और c क्या है? एक अचर राशि है, जिसका अंग्रेजी में हम कहते हैं नॉन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चर और नॉन वेरिएबल का मतलब अचर, अचर राशि है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम ये बातें जानेंगे कि ये चर और ये अचर कहते किसको? चर का मतलब क्या होता है? अभी तो हम ये जान लिया कि चर है और ये अचर है, लेकिन ये बात तो मालूम होना चाहिए ना कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो चर और अचर के बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए, चर राशि के बारे में पहले जान लेते हैं। चर राशि में क्या होता है? जिसका मान अनिश्चित होता है, यानी हर हमेशा बदलते रहता है। तो लिखिए, जिसका मान अनिश्चित होता है, ये मान है अनिश्चित होता है, यानी बदलते रहता है, उसे चर राशि कहते हैं।
और अचर में लिखते हैं अचर राशि, इसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ए बी और सी एक अचर राशि है, एक अचर राशि है, ठीक है। इसको हमने यहां लिख दिया है ए बी और सी एक अचर राशि है। अब इसको यहां से मिटा सकते हैं। जिसका मान अनिश्चित होता है उसे हम चर राशि कहते हैं, और जिसका मान निश्चित होता है उसे हम अचर राशि कहते हैं। अचर का मतलब ही होता है कि जिसका मान स्थिर हो, निश्चित हो। जिसका मान निश्चित हो, या स्थिर हो, उसको क्या कहेंगे? अचर। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसमें x जो है एक चर राशि है और a, b व c ये तीनों अचर राशि है। तो चर और अचर ये दो बातें हमारे सामने आया है, तो वो दो बात को भी हमने क्लियर किया। चर का मतलब होता है वैसा राशि जिसका मान अनिश्चित हो, जिसका मान निश्चित ना हो, उसे हम चर राशि कहते हैं। दूसरा है अचर राशि, जिसका मान निश्चित हो यानी स्थिर हो, उसको हम अचर कहते हैं, और जिसका मान निश्चित ना हो, स्थिर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं, ठीक है। तो देखिए चर और अचर दोनों में आपने समझ लिया। चर में हर हमेशा मान अनिश्चित होगा और स्थिर होगा, और अचर राशि में हर हमेशा मान स्थिर होगा यानी निश्चित होगा। तो यहां तक क्लियर है। अब हम इसी में जानेंगे, जैसे एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन ले रहे हैं 5x² प्लस 7x प्लस 9 बराबर 0। अब इसमें क्या है? इसमें जो है x चर है, x क्या है? चर है। इसमें x क्या है? एक चर राशि है ना, इसमें भी x चर है, और ये क्या है? 5, 7, 9 एक अचर राशि है। तो देखिए मिलाइए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। वही बात तो यहां भी है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² a यानी a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 5, और b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 7, और c बराबर कितना हो जाएगा? 9। समझे? यानी इस इक्वेशन में a बराबर 5, b बराबर 7, c बराबर 9। ax² यानी a, bx यानी b प्लस c यानी c। अब यहां तक आ गए। अब एक बात हमें और ध्यान में रखना है कि द्विघात समीकरण में हम हर हमेशा एक चर वाले समीकरण को हल करते हैं। द्विघात समीकरण में हम हर हमेशा एक चर वाले समीकरण को हल करते हैं और उसका मान अल्फा व बीटा में ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण में हम हर हमेशा एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं और उसका मान हम अल्फा व बीटा में ज्ञात करते हैं। तो यहां तक क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले हमने जाना मानक रूप, उसके बाद उसमें क्या चर राशि है, क्या अचर है। चर का मतलब होता है जिसका मान अनिश्चित हो यानी हर हमेशा बदलते रहे, उसे चर राशि कहते हैं, और अचर राशि यानी जिसका मान निश्चित हो, स्थिर हो, उसे हम अचर कहते हैं। अब एक इक्वेशन है 5x² प्लस 7x प्लस 9 बराबर 0, जिसमें x एक चर राशि है और a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 7 हो जाएगा और c बराबर 9 हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम यहीं पे लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रूप, पहले यहां लिख देते हैं हम। मानक रूप क्या था? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए इसमें हम
ये कहेंगे कि अगर आप द्विघात समीकरण को हल कीजिएगा, उससे संबंधित प्रश्न को बनाइएगा, तो उसके लिए 3 विधि होते हैं। तीनों विधि में कोई भी विधि आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला विधि होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा विधि होता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा विधि होता है जिसको आप विवेचक भी कहते हैं, और तीसरा विधि को हम विविक्त भी कहते हैं और श्रीधरोच्चार्य विधि भी कहते हैं। श्रीधरोच्चार्य या विविक्त विधि कहते हैं, विविक्त विधि, जिसको विवेचक भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम प्रत्येक विधि पे एक एक या दो संभवतः जितना भी हो उदाहरण लेके आपको स्पष्ट कर देंगे कि द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता है। तो आज हम बेसिक क्लियर किए हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं किसको है, इसका मानक रूप क्या होता है, इसमें x चर राशि है, बाकी बात अचर है। तो चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। चर वैसा राशि जिसका मान हर हमेशा बदलता रहता हो, स्थिर ना हो, चर कहते हैं। अचर वैसा राशि जिसका मान निश्चित हो, स्थिर हो, जिसका मान कभी ना बदले, उसे अचर राशि कहते हैं। याद रखिए, सबसे पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले स्टेप पे प्रश्न पे चलेंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधरोच्चार्य विधि या विवितकर विधि, ठीक है। अब इस विधि का हम एक एक करके उपयोग करेंगे, एक एक प्रश्न को लेकर के। इससे क्या होगा, इससे आप बेसिक तो समझ लिए, अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, प्रश्न बनाने की कला को समझ लीजिएगा, तो द्विघात समीकरण को भी समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला विधि का हम उपयोग करते हैं गुणनखंड विधि का। तो एक इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, हम अपने मन से कुछ ले रहते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना ले लें 110 बराबर 0, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे कोई भी गुणनखंड हो, कोई भी इक्वेशन हो, हल तो हमें करना ही है। अब ये इक्वेशन कुछ जटिल भी है, कुछ हद तक ये आसान भी है। अब देखिए, बीच में अगर इस जो है अचर अगर कोई रहता तो आपको बनाने में, गुणनखंड लेने में सुगमता होता। तो देखिए, हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 110 बराबर 0, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इस फॉर्म में आ रहा है ना। लेकिन हम इसे मानक रूप से हल नहीं करेंगे, इसे हम विधि प्रथम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से, फिर श्रीधरोच्चार्य यानी विवितकर विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं, लेकिन हल क्या करें, द्विघात समीकरण, याद रखें। तो देखिए, इस अवस्था में ना हम इसमें बीच वाला संख्या को दो भागों में विभक्त करेंगे, दो ऐसा संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हो और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला संख्या प्राप्त हो। तो ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x माइनस 110 बराबर 0। तो देखिए, अब देखिए, अगर 11x में से 10x को घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा, बचा ना। अगर 11 और 10 को गुना करेंगे यानी 10x और 11x, तो कितना हो जाएगा, 11 दाही के 110x हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये भी हो रहा, ये दोनों को गुना करने पर जितना आना चाहिए उतना ये दोनों को गुना करने पर भी आना चाहिए, यानी 110 गुना x हो जाएगा 110x स्क्वायर। तो वैसे भी हम 11x गुना 10x करेंगे तो 110x स्क्वायर पूरा है ना। ये दोनों का जो गुना होगा
ये दोनों संख्या ऐसा लेंगे जिसके गुना करने पर ये दोनों का गुणनफल आ जाए और जोड़ने और घटाने पे बीच की संख्या प्राप्त हो जाए। यही द्विघात समीकरण बनाने का या कोई भी समीकरण हल करने का मूल मंत्र है, इसे याद रखें। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। वैसी दो संख्या को लेंगे जिसे गुना करने पर ये संख्या और ये संख्या ये दोनों के गुणनफल के समान आ जाए, यानी 11x को अगर हम 10x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 110x स्क्वायर आ जाएगा ना। अब देखिए 11x में हम अगर 10x को घटा लेंगे तो क्या प्राप्त होगा x। अब घटाने या जोड़ने पे इतना आ रहा है, गुना करने पे 110 और x स्क्वायर यानी 110x स्क्वायर आ रहा है। तो समझ गए, वैसी संख्या लेंगे बीच में जिससे गुना करने पे इसका गुणनफल आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे बीच की संख्या प्राप्त होना चाहिए, तभी हमारा इक्वेशन हल होगा। तो चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां तक आ गए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x माइनस 110 बराबर 0 लिखे हैं। अब इस अवस्था में हम क्या करेंगे, एक x को कॉमन ले लेंगे। जब एक x यहां से ले लिए कॉमन तो क्या बचा यहाँ x और प्लस क्या है 11 और ये भी x चला गया तो हम लिखेंगे x प्लस 11 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ क्या है -10, इसको हम यही रहने देंगे। x तो हमने कॉमन पहले से ले रखा है। अब x माइनस कितना हो जाएगा x प्लस 11 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं x माइनस 10 और इसको लेते हैं, एक x माइनस 10 को लेंगे और एक x प्लस 11 को लेंगे। x प्लस 11 बराबर 0। तो इस अवस्था में एक बार x बराबर 10 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा -11। ठीक है, तो ऐसे ही हम हल करेंगे। एक बार x बराबर x का एक बार कितना आ जाएगा, ब्रैकेट खत्म होगा तो 10 माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो आपने देख लिया पहला विधि था गुणनखंड विधि, इससे हमने कैसे हल किया, एक इक्वेशन को लेके x स्क्वायर प्लस x प्लस 110। तो चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो इसे नोट कीजिए। तो देखिए अब हम चलते हैं पूर्ण वर्ग विधि पे। पूर्ण वर्ग विधि में भी एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे आप लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। इसको अगर हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हमें इक्वेशन में कोई भी संख्या को या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा या किसी संख्या से भाग देना पड़ेगा। भाग अपने मन से ये सब बात करना पड़ेगा, चाहे आप इसमें कुछ ही संख्या से भाग दीजिए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए या किसी संख्या को इसमें जोड़ दीजिए। ये सारी बातें अपने मन से करना होगा। ठीक है, आपको कहेगा कोई नहीं, अपने मन से पूर्ण वर्ग में बनाना होगा, तभी इस इक्वेशन का हल आप निकाल सकते हैं। चाहे आप किसी संख्या से भाग दीजिए या गुना कीजिए या घटाइए जोड़िए। तो चलिए इस अवस्था में हम इसमें 2 से भाग दे देते हैं। तो 2x स्क्वायर बटा 2 भाग कर रहे हैं, माइनस 3x बटा 2 माइनस 5 बटा 2 बराबर 0। ये दो खत्म हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x बटा 2 माइनस 5 बटा 2 बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम इस इक्वेशन को ऐसे हल करेंगे। बहुत इजी है द्विघात समीकरण, इसलिए हमने स्पेशल क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले का क्लास हमने बतलाया था त्रिभुज, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द उसे भी देख लीजिए, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। जब विजिट कीजिएगा वहां जाइएगा तो प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में ढेर सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जो भी आपको इच्छा है या जिस भी विषय का जरूरत है वहां से जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में 2-3 प्रकार के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो देखिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम एक और लिखते हैं प्रश्न। ठीक है, प्रश्न जैसे लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस kx
प्लस 3 बराबर 0, तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहां हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये जो है ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ रहा है ना। हमने क्या लिखा 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब भी हम मात्र दो विधि को हल किए हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं। याद रहे गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि को हमने हल किया है। अभी विविक्तर विधि और श्रीधराचार्य विधि अभी बचा है। तो देखिए अब हम यहाँ क्या लिखे हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी इस फॉर्म में है तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ a बराबर क्या प्राप्त होगा, b बराबर क्या प्राप्त होता है और c बराबर क्या प्राप्त होता है। ax², a की जगह क्या है 2, bx यानी b की जगह क्या है k, c की जगह 3। अब इसमें हम विवेचक ज्ञात करेंगे। विवेचक यानी d बराबर एक सूत्र होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर डालिए, b का मान क्या है k, तो हम डालेंगे k² माइनस 4a और c, a का 2 और c का 3, तो 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, k² माइनस 24, d बराबर आया k² माइनस 24। अब हम इसको लिख सकते हैं k बराबर √24, यानी यही हमारा k का मान ज्ञात हो गया। तो देख लिए आप k का मान, ये अलग सा इक्वेशन था तो इसे नोट कीजिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम विधि की ओर बढ़ते हैं। तो नोट कीजिए। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम अंतिम विधि की ओर बढ़ते हैं, जिसे विविक्तर विधि या श्रीधराचार्य विधि के नाम से जानते हैं। उससे पहले हमने यहाँ लिखा दिया था आपको 3 नंबर, यानी अंत में विविक्तर विधि या श्रीधराचार्य विधि। तो देखिए इस विधि से प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला की जरूरत होती है। वो फॉर्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जैसे अल्फा बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये अल्फा और बीटा दोनों को साथ में ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है। और आप तो जानते हैं हमने सबसे पहले यही बात का चर्चा किया था कि द्विघात समीकरण में हर हमेशा अधिकांश तौर पे एक चर वाले समीकरण को हल किया जाता है, जिसमें उसका मानक रूप 2 निकलते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो वही अल्फा बीटा की चर्चा हम तीसरे विधि यानी विविक्तर विधि या श्रीधराचार्य विधि में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को नोट कीजिए, अल्फा बीटा बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। सिर्फ अल्फा बराबर भी निकालते हैं, सिर्फ अल्फा बराबर होगा -b और प्लस सिर्फ होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, √d बटा 2a। अब सिर्फ बीटा बराबर भी लिख लीजिए, -b माइनस √d बटा 2a। ठीक है, ये सिर्फ बीटा बराबर है इसमें माइनस, और अल्फा बराबर प्लस। अगर दोनों को साथ ले लिए तो प्लस माइनस। ठीक है, चाहे आप अलग अलग निकाल सकते हैं, चाहे दोनों को साथ भी आप निकाल सकते हैं। ये क्या है, विविक्तर विधि से द्विघात समीकरण को हल करने का फॉर्मूला। आप बारीकी से समझिए, हम इसलिए जो भी हम पढ़ाते हैं बिल्कुल आसान विधि से पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो, चाहे उसे गणित में ग भी नहीं लिखना आता हो, फिर भी वो सीख जाएगा हिसाब। इसलिए भारी कुछ भी नहीं है, धैर्य से लगन से पढ़िए, मेहनत कीजिए और पूरा वीडियो को देखा कीजिए। हम क्या कहते हैं एक एक पॉइंट को देखा कीजिए। इसीलिए हम वीडियो लंबा हो या चौड़ा हो
इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम ये देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए एक बात को हमने कम से कम 2 से 4 बार रिपीट करते हैं कि समझिए हमने यहाँ क्या क्या है उसे समझिए। तो ठीक है, इस फॉर्मूला को नोट कीजिए। तब तक हम एक इक्वेशन लेते हैं, फिर इक्वेशन को यही फॉर्मूला पे आधारित रूप से हम तीसरा विधि से हल करेंगे, जिसे विविक्तर विधि कहते हैं। तो देखिए, इसे आप नोट कीजिए। तब तक एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ले लेते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए, हमने यहाँ जो लिया है ये इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच कर रहा है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप जानते हैं x से क्या है, चर राशि है। चर राशि वैसा राशि जिसका मान स्थिर ना हो, जिसका मान बदलते रहता हो, चर राशि कहते हैं। और चर राशि वैसा राशि जिसका मान अनिश्चित हो, हर हमेशा बदलते रहते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के हो, और चर राशि कहते हैं। याद है ना, चर और चर। x यहाँ क्या है, एक चर राशि है, और 2 3 5 एक और चर राशि है। अब इस अवस्था में यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर 2, ठीक है, b बराबर -3, माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, b बराबर। तो देखिए, अब हमें 49 प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसका मान इसमें रखते हैं, अल्फा बीटा बराबर माइनस बी, यहाँ सूत्र लिखा है प्लस माइनस √d बटा 2a। तो माइनस बी, माइनस पहले से बी में रखा है, और यहाँ भी बी में हमें पहले से भी माइनस है, तो -3 और माइनस पहले से था, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यानी -3 हम ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस माइनस √d। d का मान हमने निकाले हैं 49 बटा 2a, 2 के साथ a का मान है 2। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 है पहले से, और पहले से भी माइनस है, तो 3 लिख सकते हैं, प्लस माइनस √49 का मान अगर आप ज्ञात करें तो कितना आएगा, देख लीजिए। रूट के अंदर अगर 49 है तो रूट के अंदर 7 गुना 7 लिख सकते हैं, और 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, और रूट के अंदर 2 संख्या में से एक को बाहर करते हैं तो क्या आता है, 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 बटा में क्या है, 2 दूनी 4। अगर आप इसको एक बार अगर जोड़ते हैं तो क्या हमें मान प्राप्त होगा, जोड़ में मान प्राप्त होता था अल्फा का। अब भी यहाँ सूत्र लिखा था ना, इसमें जोड़ था अल्फा के लिए, घटाव था बीटा के लिए। अगर हम पहली बार जोड़ते हैं तो समझ जाइए जोड़ रहे हैं, ये माइनस को भूल गए, कितना आया, 7 3 10, 10 बटा 4, ये अल्फा का ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है बीटा का मान, तो माइनस पे चलेंगे, माइनस ले लिए क्योंकि प्लस माइनस पहले से था, तो माइनस में क्या है आप जानते हैं ना, बीटा लिखा था उसमें माइनस था, और अल्फा था प्लस था। अब माइनस करेंगे तो -7 में से +3 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -4 बटा 4। अब इसको आप लिख सकते हैं 5 बटा 2 और -1। कैसे लिखेंगे, -1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 पचे 10 हो जाएगा ना, तो 5 बटा 2 -1, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। तो आज आपने सीखा द्विघात समीकरण, कितना आसान सा सवाल था। आपसे गुजारिश है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जरूर से जरूर आज कर लीजिएगा। और हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं किया है वीडियो का लिंक, तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्त भी पढ़े, सब बढ़े। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।